Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बोन मैरो एंड टाइप्स ऑफ बोन सेल्स जो है इसको डिटेल से देखेंगे। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर इंसान के अंदर मौजूद दो अहम ऑर्गन सिस्टम्स को जो है वो तफसील से देखेंगे। एक ऑर्गन सिस्टम का नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और दूसरे ऑर्गन सिस्टम का नाम है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को जो है वो बाकायदा स्टार्ट किया था और साथ ही साथ मैंने वहां पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन के हवाले से तफसीलन चीजें बताई थी। मैंने आपको कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का फर्क बताया था। मैंने आपको कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसे हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं या जिसे ओस्टियन भी कहते हैं, इसको हमने तफसील से देखा था और इसके कंपोनेंट्स को तफसील से देखा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग जो है उस लेक्चर को लाजमी लें ताकि आपको ये लेक्चर जो है ये बेहतर अंदाज से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, आए अब हम बाकायदा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो लेक्चर है ये छोटा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम बोन मैरो को देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ बोन सेल्स जो है इनको स्टडी करेंगे। बच्चे, जो लफ्ज बोन मैरो है इसे उर्दू जुबान में या हिंदी जुबान में इसे मिख उर्दू में कहा जाता है या फिर इसे जो है हड्डी के अंदर मौजूद गूदा भी कहा जाता है। ठीक है, बोन मैरो को हम आम जुबान में क्या कहते हैं? हड्डी के अंदर मौजूद गूदा या फिर मिख के नाम से इसे जाना जाता है। अब बच्चों आए हम बाकायदा इसकी डेफिनेशन और टाइप्स जो है इनको स्टडी करते हैं। बच्चों, बोन मैरो के जब आप डेफिनेशन करते हैं तो आप डेफिनेशन जो है उसकी कुछ इस तरह से करते हैं कि मैनी बोन्स, बहुत सारी हड्डियों के अंदर, आल्सो कंटेन, उसके अंदर मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है बच्चों? अ सॉफ्ट टिश्यू, एक सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आपने ध्यान से यहाँ पे समझना है कि टिश्यू से मुराद क्या है। आपको पता है कि जब काफी सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि बोन मैरो एक टिश्यू है। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो कई तरह के सेल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे जो हैं वो मौजूद हैं। और जब इस टिश्यू की फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। चूंकि बच्चों ये नजर आने में सॉफ्ट होता है और ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, इसी वजह से हम इसको सॉफ्ट टिश्यू जो है वो कहते हैं। और ये सॉफ्ट टिश्यू जो है बच्चों ये हड्डी के अंदर मौजूद होता है, इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि बहुत सारी हड्डियों के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होता है जिसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं बोन मैरो का। अब बच्चों, बोन मैरो जो है इसकी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसके कलर की बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है रेड बोन मैरो और एक है येलो बोन मैरो। अब बच्चों, ये कलर्स के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनके फंक्शंस जो हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम इन दोनों को जो है वो तफसील से आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये एक जो है ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन के बच्चों आमतौर पे जो एंड्स होते हैं ना, ठीक है, लॉन्ग बोन के एंड्स को जो है वो हम एपिफाइसिस का नाम भी देते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। बच्चों, ये जो एपिफाइसिस वाला रीजन होता है यहाँ पर जो है वो स्पॉन्जी बोन जो है इसका बड़ा पोर्शन मौजूद होता है। और इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर बच्चों क्या मौजूद होती है? रेड बोन मैरो मौजूद होती है। जबकि बच्चों ये वाला जो रीजन है जिसे हम डायाफाइसिस या शाफ्ट का नाम देते हैं, यहाँ पे जो है वो येलो बोन मैरो मौजूद होती है। ठीक है, अब बच्चों हम इसके फंक्शंस को आगे देखेंगे। अब बच्चों, ये जो रेड बोन मैरो है ये क्या करती है? ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। अब ब्लड सेल्स, आपको पता है, आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो पढ़कर आए हैं कि ब्लड के अंदर जो है वो तीन तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरे वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम जो है वो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो तीसरे नंबर पे आते हैं ये सेल लाइक बॉडीज होती हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आप जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें जो है वो तफसील से पढ़ा दी थी। हाँ बच्चों, ये जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है कहाँ पे होती है? ये बोन मैरो के अंदर होती है। अब बच्चों, अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 3 पे जाएं, चैप्टर नंबर 3 में जब मैंने आपको स्टेम सेल्स पढ़ाए थे तो स्टेम सेल्स में वहां पे बच्चों हमने स्टेम सेल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। दो बुनियादों पे हमने स्टेम सेल्स की क्लासिफिकेशन की थी। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स दे कैन मेक, कि स्टेम सेल्स जो हैं वो कितनी तरह के सेल्स बना सकते हैं इस बुनियाद पर, और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बच्चों, जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स द स्टेम सेल्स कैन मेक, इस बुनियाद पर हम स्टेम सेल्स को 5 हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करते थे। जो सबसे पहली कैटेगरी थी वो थी टोटिपोटेंट,
स्टेम सेल्स, उसके बाद आती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर आती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर आती थी बच्चों ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, और लास्ट पे आता था यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। बच्चों आप लोग जो है बुक के पेज को ओपन करें और उस क्लासिफिकेशन को एक मरतबा देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि उस क्लासिफिकेशन का जिक्र जो है वो मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ। साथ ही साथ बच्चों जब हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो साथ ही साथ हमने वहां पे उनकी एग्जांपल्स को भी देखा था। अब बच्चों जो रेड बोन मैरो है ना, रेड बोन मैरो के अंदर जो है ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। अब बच्चों अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो हमने किस कैटेगरी के अंदर पढ़ा था बच्चों, ये हमने जो है वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की एग्जांपल के अंदर देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक रिवीजन हो गई कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं इनसे दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। बच्चों यहाँ पे माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बुक पे इसके लिए जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो मैं उसी को रीड कर रहा हूँ। बच्चों एक इससे माइलॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं और दूसरा इससे बच्चों बनते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अब ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं और दूसरा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं बच्चों, ये क्या हैं बच्चों? दीज आर ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या है बच्चों? ये ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। आप लोग जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल्स में इनको देख सकते हैं। अब बच्चों ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं इनसे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बच्चों, इनसे जो है वो प्लेटलेट्स बनते हैं, साथ ही साथ बच्चों इनसे व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की क्लासिफिकेशन जो है ये मैं आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे पढ़ा चुका हूँ? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन आगे दिखा भी दूंगा। बच्चों ये दो तरह के होते हैं, एक को हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, एक को हम एक ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की तीन टाइप्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स, उसके बाद इजिनोफिल्स। ये जो तीन टाइप्स हैं बच्चों किसके अंदर आती हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आती हैं। जबकि ये ग्रैन्युलोसाइट्स जो है बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स और एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। अब बच्चों जो लिम्फोसाइट्स हैं ये टी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इस पॉइंट को अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। अब बच्चों यहाँ से आपके एक तो स्टेम सेल जो है उसकी रिवीजन भी हो गई और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो बोन मैरो है और स्पेशली रेड बोन मैरो ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है ये कैसे करती है। अब बच्चों जब मैं आगे आपको इसका फंक्शन बताऊंगा कि रेड बोन मैरो जो है ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है, तो आप लोगों को जो है वो बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाना चाहिए और आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आपने इसको स्टेम सेल्स के साथ रिलेट करके याद रखना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको ये भी याद हो जाएगा और स्टेम सेल्स वाला टॉपिक भी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो येलो बोन मैरो जो है इसका फंक्शन क्या होता है? येलो बोन मैरो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करती है। इसके अंदर काफी सारे फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्वायर का काम करते हैं। हम इसको आगे जो है वो उसकी डिटेल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है बाकायदा इसका डिफरेंस देखते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का जो है वो एक डिफरेंस जो है वो एक स्लाइड की शक्ल में जो है वो शो किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले रेड बोन मैरो की लोकेशन देखनी है आपने। रेड बोन मैरो की बच्चों लोकेशन देखें। रेड बोन मैरो इज फाउंड इन स्पोंजी बोन। बच्चों ये स्पोंजी बोन के अंदर पाई जाती है। अब जहन में रखना अपनी जो स्पोंजी बोन है, ठीक है, ये हमारे जिस्म के अंदर कुछ लंबी हड्डियां होती हैं, कुछ छोटी हड्डियां होती हैं। ठीक है, स्पोंजी बोन जहां पे होगी वहां पे जो है वो रेड बोन मैरो उसके अंदर मौजूद होगी। इसके अलावा बच्चों जब हम लंबी हड्डियों को देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स को देखते हैं, जैसे कि बच्चों नीचे जो है वो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो लॉन्ग बोन के ये जो एंड्स होते हैं ना बच्चों, जिसको आप जो है वो एपिफाइसिस कहते हैं, जो आपको एंड्स नजर आ रहे हैं लॉन्ग बोन्स के, जिनको हम जो है वो एपिफाइसिस का नाम देते हैं बच्चों, यहाँ पे स्पोंजी बोन होती है, तो यहीं पे जो है वो रेड बोन मैरो भी मौजूद होगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये पाई जाती है रिब्स के अंदर। रिब्स कहते हैं पसलियों को। इसके बाद वर्टिब्राई, वर्टिब्राई बच्चों रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम जो है ये सीने की हड्डी को कहते हैं, मैं आपको आगे डायग्राम में भी दिखाता हूँ। और पेल्विस, पेल्विस बच्चों कूल्हे की हड्डी से उर्दू में कहते हैं। मैं आपको जो है वो उसको स्केलेटन से यहाँ पे दिखा देता हूँ। बच्चों ये जो आपको हड्डी नजर आ रही है ना, दिस इज द स्टर्नम। इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको ये वाली हड्डी नजर आ रही है। उसके बाद बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है, दीज आर द रिब्स। ये जो पसलियां आपको नजर आ रही हैं रिब्स हैं। रिब्स के बाद बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है पीछे, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम जिसे आप बैकबोन कहते हैं, वो जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिनको हम वर्टिब्राई कहते हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेल आगे देखेंगे। तो ये वर्टिब्राई के अंदर रेड बोन मैरो होता है, स्टर्नम के अंदर होता है, रिब्स के अंदर होता है, और साथ ही साथ बच्चों जो आपको नजर आ रही है हड्डी, इसको जो है वो हम पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। उर्दू में से कूल्हे की हड्डी भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे बच्चों जो है वो रेड बोन मैरो मौजूद होती है। तो इसकी लोकेशन जो है वो आपने फिंगर टिप पे याद रखनी है। स्पॉन्जी बोन के अंदर होती है, लॉन्ग बोन के एंड पे होती है, उसके बाद स्टर्नम में, रिब्स में, वर्टिब्राई में और पेल्विस के अंदर जो है वो रेड बोन मैरो मौजूद होती है। इसके बाद बच्चों रेड बोन मैरो जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसने रेड ब्लड सेल्स की, प्लेटलेट्स की और व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन करनी है। अब किस तरह से करनी है? इसके अंदर बच्चों स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जिनसे आगे माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स आगे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और माइलॉइड स्टेम सेल से बाकी तमाम किस्म के ब्लड सेल्स बनते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब बच्चों जो येलो बोन मैरो है इसकी लोकेशन क्या है? आपको पता है कि येलो बोन मैरो जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है? फिल्स द शाफ्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन। बच्चों जो शाफ्ट है इसे हम और क्या नाम देते हैं? इसे हम डायाफाइसिस का नाम भी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो बोन का रीजन होता है लॉन्ग बोन का, इसे हम जो है वो डायाफाइसिस या फिर शाफ्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या मौजूद होती है? येलो बोन मैरो जो है वो मौजूद होती है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों इसका फंक्शन देख लेते हैं। हमने इसकी लोकेशन तो देख ली है, अब इसका फंक्शन देखें। येलो बोन मैरो जो है इसके फंक्शन क्या है? इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ फैट सेल्स। बच्चों ज्यादातर जो है वो येलो बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? फैट सेल्स होते हैं। अच्छा, फैट सेल्स के लिए ना हम जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एडिपोसाइट्स। किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चों? एडिपोसाइट्स। आप लोग जो है उसको लिख लें कि फैट सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। तो बच्चों ये जो येलो बोन मैरो इसके अंदर एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स होते हैं। तो और बच्चों फैट सेल्स में आपको पता, जाहिर सी बात है, फैट होगा। फैट्स क्या होते हैं बच्चों? ये लिपिड्स होते हैं। और लिपिड्स के अंदर बच्चों जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत जो है ये बहुत ज्यादा होती है। बच्चों हमारी बॉडी जो है जब एनर्जी जो है वो निकालती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बाद बच्चों वो प्रोटीन्स की तरफ आती है और सबसे एंड पे जो है वो बॉडी लिपिड्स की तरफ आती है। अब बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाएं, चैप्टर नंबर 4 में जब हमने रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ पढ़ा था, वहां पे बच्चों मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था लिपिड्स के हवाले से वो था एनर्जी रिच सोर्स। बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 का, ये बच्चों स्लाइड है चैप्टर नंबर 4 में, रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ से ये स्लाइड मैंने ली है। बच्चों वहां पे आपने बाकायदा पढ़ा है कि 1 ग्राम लिपिड जो है उससे 9.5 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। आपको एमसीक्यू के तौर पर याद होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों लिखी हुई है कि द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब 1 ग्राम अगर प्रोटीन होगी तो उससे 5.6 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। और बच्चों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हमें हासिल होती है। ठीक है, तो ये बात बच्चों चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। देखिए मैंने आपको इस पॉइंट को भी रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ से बच्चों आपको पता ही चला कि लिपिड्स जो है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की निस्बत जो है वो एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फैट सेल्स हैं इनके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों ये हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्वायर है, एनर्जी का जखीरा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन बच्चों क्या होता है? इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू रेड बोन मैरो। बच्चों येलो बोन मैरो जो है ना इसके पास ये सलाहियत होती है कि ये खास प्रोसेस के जरिए येलो बोन मैरो जो है वो अपने आप को रेड बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट कर ले। अब बच्चों इसका मकसद क्या होता है और ये कन्वर्जन क्यों होती है आगे देखें, उसने लिखा हुआ है कि जब रेड बोन मैरो के अंदर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा तो फिर ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये होगा कब? व्हेन सवियर ब्लड लॉस अकर्स, जब जिस्म के अंदर खून की शदीद कमी हो जाएगी तब ये प्रोसेस होता है। बच्चों अगर जिस्म के अंदर खून की शदीद कमी हो गई है, कोई चोट लग गई है और ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, या एनीमिया हो गया, एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को कहते हैं। ठीक है, एनीमिया हो गया, तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर येलो बोन मैरो जो है इसके पास ये सलाहियत होती है कि अपने आप को रेड बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट करे। जब बच्चे रेड बोन मैरो के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा तो रेड बोन मैरो की ओवरऑल तादाद ज्यादा हो जाएगी। फिर वो बच्चों ज्यादा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करके ब्लड की जो लॉस है बच्चों उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको बोन मैरो जो है इसके हवाले से जितने भी क्वेरीज हैं ये तमाम जो है ये क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हम जो है वो टाइप्स ऑफ बोन सेल्स जो है इसको कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स की जो है वो 3 इकसाम है जो कि किसके अंदर इन्वॉल्व है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है बनना या परवान चढ़ना, जब हड्डियां बन रही होती हैं उस वक्त। उसके बाद ग्रोथ, जब हड्डियों का साइज बड़ा हो रहा होता है तब। एंड रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का बच्चों मतलब होता है दोबारा से तैयार करना। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे जो है वो कोई फ्रैक्चर आ जाए हड्डी के अंदर तो वहां पे बच्चों उस हड्डी को हमारी बॉडी क्या करती है? उसको रिमॉडलिंग करती है, उसको दोबारा से तैयार करती है। ठीक है, तो हड्डियों की बनने में, हड्डियों के साइज में इंक्रीज करने में और हड्डियों को दोबारा से बनाने में बच्चों जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो 3 तरह के सेल्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स और बच्चों एक को हम जो है वो कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब बच्चों इन तीनों जो सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है आपने इसको जो है वो जहन में रखना है।
बच्चों हमारे जो है बॉडी के अंदर ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं। बच्चों कौन से सेल्स हैं? ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स जो हैं ये मौजूद हैं। बच्चों जो ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स हैं ना, ये भी मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे इनसे कई तरह के सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल से बच्चों यहाँ पे सेल्स बनते हैं जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, इसे हम इमेच्योर बोन सेल्स कहते हैं, कि अभी जो है ये ऐसे बोन के सेल्स हैं जो कि अभी मेच्योर नहीं हुए, अभी ये इमेच्योर हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये बोन मैट्रिक्स बनाते हैं। बोन मैट्रिक्स बच्चों क्या होते हैं? अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर लिया है तो वहां पे मैंने आपको जो है वो बताया था कि ये जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ना, इनके बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। ठीक है, और उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कोलेजन, और बच्चों दूसरी जो चीज होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्मॉल निडल लाइक जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, बात मैंने आपको बकायदा बताई थी। अब बच्चों जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये बगैर मिनरल्स के, ठीक है, बगैर मिनरल्स के मैट्रिक्स बनाते हैं। अब बगैर मिनरल्स के मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे बच्चों? जाहिर सी बात है कोलेजन प्रोटीन बनाएंगे जिसको ये अपने सेल से बाहर जो है वो रिलीज करेंगे। जब कोलेजन प्रोटीन इनके सेल्स के बाहर जो है वो इकट्ठी हो जाएगी तो वहां पे जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा, और एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि बगैर मिनरल्स के होगा। हम इसको अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको इसकी डिटेल के अंदर बताऊंगा जब मैं ऑस्टियोब्लास्ट आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चों जब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बोन मैट्रिक्स बना लेते हैं तो उसके बाद ये बच्चों ये मेच्योर हो जाते हैं कि उसके अंदर ओस्टियोसाइट्स के अंदर बच्चों ये क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं। इनको हम मेच्योर बोन सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो बोन सेल्स की कैटेगरी है ओस्टियोब्लास्ट, एक है ओस्टियोसाइट, और जो तीसरी कैटेगरी है बच्चों ये है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट के हवाले से ना हमारे यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी एक मिस्क ये पाई जाती है। ज्यादातर जो है वो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, यही ओस्टियोसाइट बनाते हैं और ओस्टियोब्लास्ट ही ओस्टियोक्लास्ट बनाते हैं, जबकि बच्चों ये गलत है। ये जो ओस्टियोक्लास्ट है ये ओस्टियोब्लास्ट से नहीं बनता। ओस्टियोक्लास्ट की जो फॉर्मेशन है ये मैक्रोफेजिस से होती है। किससे होती है? मैक्रोफेजिस से। मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? मैक्रोफेजिस बच्चों ऐसे सेल्स हैं जो कि मोनोसाइट से डेवलप होते हैं। मोनोसाइट्स क्या है बच्चों? मोनोसाइट्स जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है वो एक टाइप है। मैं आगे जो है वो आपको इसका जिक्र भी जो है वो करूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल से ओस्टियोब्लास्ट बनता है, ओस्टियोब्लास्ट से आगे ओस्टियोसाइट बनता है। ये जो ओस्टियोक्लास्ट है इसकी फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट से नहीं होती। ठीक है, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, उन्हें ये लगता है कि जो ओस्टियोक्लास्ट है इसकी फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट से हो रही है। अब जो ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ये हड्डी को तोड़ने का काम करते हैं, रिजॉर्ब्स बोन, ये हड्डियों को जो है वो तोड़ता है, फिर उसके अंदर से मिनरल्स को जो है वो ब्लड के अंदर जज़ब करवाता है। अब बच्चों इसकी डिटेल जो है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपने एक एंटीटेस्ट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपने याद रखना है बच्चों, जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि ये दोनों जो हैं ये यूनि न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो आपने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो एंटीटेस्ट के हवाले से, एमडीकेट के हवाले से आपने इसको याद रखना है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इसके अंदर जो है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जबकि ये वाले जो ओस्टियोसाइट और ओस्टियो ब्लास्ट हैं बच्चों ये दोनों जो हैं ये मोनो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो ओस्टियोक्लास्ट है ये हड्डी को जो है वो तोड़ने का काम करते हैं, जबकि जो ओस्टियोब्लास्ट है ये हड्डी को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको जहन में रखना है। आप ओस्टियोक्लास्ट को जो है वो बोन ब्रेकर या हड्डी को तोड़ने वाले या बोन को डिसॉल्व करने वाले सेल्स कह सकते हैं, और इनको आप बोन बिल्डर, हड्डी को बनाने वाले सेल्स जो है वो कह सकते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है हम ओस्टियोब्लास्ट को देखते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो है बच्चों यहाँ पे देखें, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये हड्डी को बनाने वाले सेल्स हैं, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स से। ये बच्चों कहाँ से बनते हैं? ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स से इनकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बच्चों इनका फंक्शंस क्या है यहाँ पे देखें, दे सिंथेसाइज, ये तैयार करते हैं, एंड सेक्रीट और खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं? अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। बच्चों अनमिनरलाइज का मतलब यह है कि बगैर मिनरल्स के। यहाँ पे बच्चों ग्राउंड सब्सटेंस से क्या मुराद है? ग्राउंड सब्सटेंस से मुराद है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बच्चों अगर आप जो है वो पिछले लेक्चर को रिवाइज करें, याद करें, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये जो है ये पूरे का पूरा एक हेवर्सियन सिस्टम है। बच्चों इस हेवर्सियन सिस्टम के अंदर ये जो आपको कॉन्सेंट्रिक लेयर्स नजर आ रही हैं इनको हम जो है वो लेमिलाए कहते हैं। बच्चों दो लेमिलाए के दरमियान जो खाली जगह होती है इसे लेक्यूनाई कहते हैं। इन लेक्यूनाई के दरमियान में बच्चों ओस्टियोसाइट्स होते हैं। इन ओस्टियोसाइट्स के बाहर बच्चों ये जो फ्लूइड मौजूद होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें थी, एक था कोलेजन और दूसरे थे कैल्शियम फॉस्फेट के स्मॉल निडल लाइक क्रिस्टल्स।
अब बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसको रिलीज कौन करता है बच्चों? इसको रिलीज करते हैं ये बोन सेल्स जिनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो ओस्टियोसाइट्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ये ओस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। तो जब ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं? वो बगैर मिनरल्स के, ठीक है, बगैर मिनरल्स के क्या है कि जो कोलेजन मेनली उसका जो पोर्शन होता है वो कोलेजन होता है, कोलेजन को बनाकर अपने सेल से बाहर रिलीज करते हैं और कोलेजन जो है वो इनके इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठी होती जाती है। अब बच्चों ये वाला जो कोलेजन है ना, ठीक है, जो जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह रहे हैं, ये सेल में पूरे के पूरे हेवर्सियन सिस्टम को एक ग्राउंड सब्सटेंस फराहम करता है जहां पे वो पूरे का पूरा हेवर्सियन सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है कि यहाँ पे जो ऑस्टियो ब्लास्ट के फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि तैयार करते हैं और खारिज करते हैं अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस, इससे क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक मरतबा जब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो कोलेजन को रिलीज कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द जब कोलेजन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिस और उस कोलेजन को जो है मजमूई तौर पर हम मैट्रिक्स कह देते हैं। तो एक मरतबा जब ऑस्टियोब्लास्ट हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो मैट्रिक्स आ जाता है या वो मैट्रिक्स से जो है वो घेर लिए जाते हैं, तो फिर बच्चों वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वो ओस्टियोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम मेच्योर बोन सेल्स जो है वो कहते हैं। इसके बाद बच्चों जो सेकंड टाइप है बोन सेल्स की वो है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स बच्चों ये क्या होते हैं? दीज आर द मेच्योर बोन सेल्स। ये मेच्योर बोन सेल्स होते हैं और ये ओस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है? दे मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यू। बच्चों इनका काम ये होता है कि इन्होंने जो बोन टिश्यू है उसको सेहतमंद रखना है, उसको हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने से बच्चों क्या मुराद है कि बोन टिश्यू को जो जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम को इन्होंने जो है वो क्या करना है? प्रोवाइड करना है। अब बच्चों ये बोन टिश्यू को हेल्दी कैसे रखते हैं? ये खास इंजाइम्स को जो है वो खारिज करते हैं एंड बोन मिनरल कंटेंट, और हड्डी का बच्चों जो मिनरल वाला हिस्सा है उसको खारिज करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान से समझना है कि इससे क्या मुराद है। बच्चों इससे मुराद ये है बाज़-औक़ात कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाती है, खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बच्चों ऐसे हालात के अंदर ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों? ये बहुत थोड़े मिकदार में ऐसे एंजाइम्स खारिज करते हैं जो एंजाइम्स बच्चों क्या करते हैं? इन ओस्टियोसाइट्स के बाहर बच्चों ये जो मैट्रिक्स मौजूद है, यहाँ पे आप देखें इन ओस्टियोसाइट्स के बाहर ये जो मैट्रिक्स मौजूद है ना, जिसको आप जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, अब इसके अंदर जो है वो एक तो कोलेजन मौजूद है और दूसरा इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मौजूद हैं। अब बच्चों जब इनसे एंजाइम्स निकलेंगे तो वो इसकी ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं बहुत थोड़े पोर्शन पे मैट्रिक्स की। जब यहाँ पे बच्चों ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे बच्चों कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो रिलीज होंगे। यहाँ से बच्चों जो कैल्शियम फॉस्फेट रिलीज होंगे उनको इन कैनालिक्यूलाई के जरिए, ये जो हेवर्सिन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को डाल दिया जाता है, और फिर बच्चों जो खून के अंदर कैल्शियम की या फॉस्फेट की कमी है बच्चों वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और ब्लड जो है वो फिर उन कैल्शियम और फॉस्फेट को जहां पे उनकी जरूरत होती है वहां पे उनको इस्तेमाल करवाता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखें, अब ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी थी, अब ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी जाहिर सी बात है तो सारी बॉडी जो है वो अपने आप को जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंजाइम्स को खारिज किया, उन इंजाइम्स ने छोटे से मैट्रिक्स के पोर्शन को डाइजेस्ट किया, यहाँ से बच्चों उन मिनरल कंटेंट को फिर ब्लड के अंदर रिलीज करवा दिया। अब ब्लड के अंदर बच्चों जब रिलीज करवा दिया तो इससे हुआ क्या कि ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं रही और बॉडी जो है बच्चों वो भी क्या रही? हेल्दी रही, सेहतमंद रही। अच्छा, यहाँ पे बच्चों मैंने आपको जो है वो ओस्टियोसाइट का बाकायदा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब बच्चों जब आप ओस्टियोसाइट देख रहे हैं मेच्योर बोन सेल है तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ से बाकायदा जब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि इंजाइम्स जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बाकायदा उसी प्रोसेस के जरिए इंजाइम्स को तैयार किया जाता है और फिर बाहर जो है वो रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो आपस में इसी कैनालिक्यूलाई के जरिए जो है वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखें, दे आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन टिश्यू टू ब्लड। बच्चों ये वही बात जो मैंने आपको बताया कि हड्डी से जो बोन टिश्यू है बच्चों, हड्डी के अंदर जो मैट्रिक्स मौजूद है वहां से ब्लड के अंदर कैल्शियम के रिलीज को ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और बच्चों ये जो इसके फंक्शंस हैं ये हार्मोन्स के अंडर आते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो इनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपने 10th क्लास के अंदर हार्मोन्स पढ़े हैं तो वहां पे बच्चे दो हार्मोन्स थे, एक का नाम था कैल्सिटोनिन और एक का नाम था पैराथॉर्मोन,
ठीक है। अगर आपको नाम आते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो आपने परेशान नहीं होना, हम इसको सेकंड ईयर के अंदर जो है वो दोबारा तफसील से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मैं नाम बताने का मकसद ये है कि यह सारा जो प्रोसेस है ये हार्मोन्स जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो लास्ट हमारा जो ब्लड सेल की टाइप है वो है ओस्टियोक्लास्ट। बच्चों जो ओस्टियोक्लास्ट है यहाँ पे देखें, डेवलप फ्रॉम मैक्रोफेजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपने इसको एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। अब जो ओस्टियोब्लास्ट है बच्चों वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल से, फिर ओस्टियोब्लास्ट बाद में ओस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों जो ओस्टियोक्लास्ट है ये मैक्रोफेजेस से डेवलप होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट का ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। अब बच्चों यहाँ पे देखें व्हाइट ब्लड सेल्स की मैं आपको क्लासिफिकेशन दोबारा से बता देता हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आगे तीन तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। मैंने आपको बताया था, आप इसको बेन से याद रख लें। बेन 10 आपने कार्टून देखे हैं, ठीक है, तो वहां बेन से आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद बच्चों इसकी जो दूसरी है एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ये दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, एक को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जब मोनोसाइट्स बनते हैं ना, ये कहाँ पे बच्चों कैसे बनते हैं, ये बनते हैं माइलॉइड स्टेम सेल से। और बच्चों माइलॉइड स्टेम सेल्स कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। तो बच्चों जब ये मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन बच्चों जब ये बनकर टिश्यूज के दरमियान आ जाते हैं ना तो इनका साइज बड़ा हो जाता है। जब इनका साइज बड़ा हो जाता है ना तो इनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैक्रोफेजेस। तो फिर कुछ मैक्रोफेजेस जो हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि हड्डी को तोड़कर उसको जज़ब करना। तो ये हड्डी को तोड़कर उसको जज़ब करने के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। यहाँ पे देखें आगे उसने इसकी बाकायदा बोन रिजॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रेक डाउन बोन। ये हड्डी को तोड़ते हैं एंड रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। बच्चों की वही प्रोसेस है जो मैंने आपको ओस्टियोसाइट्स के अंदर बताया था कि ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं बच्चों, बोन मैट्रिक्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और वहां पे बच्चों मैट्रिक्स के अंदर जो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल्स पड़े होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो कैल्शियम और फास्फेट को जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस तरह से जो ओस्टियोक्लास्ट का जो वर्क है ये इंपॉर्टेंट होता है तो ग्रोथ, हड्डियों की बाकायदा ग्रोथ में, एंड रिपेयर ऑफ बोन, और हड्डियों को रिपेयर करने में। खुदा ना खासा बच्चों अगर कहीं पे जो है वो किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पे जो छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े होते हैं उनको ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर वहां पे ओस्टियोब्लास्ट आते हैं जो कि नई हड्डी जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है, इसको देख लें। बच्चों वो कहते हैं कि डिस्पाइट द नंबर एंड साइज, हड्डियों की तादाद और उनके साइज के बावजूद जो हड्डियां हैं वो बच्चों हमारे जिस्म की 20% से भी कम हिस्सा जो है वो बनाती हैं। मतलब अगर एक इंसान का वजन जो है बच्चों वो 100 kg है तो उसके 100 kg वजन में से 20 kg से भी कम वजन जो है वो उसकी हड्डियों का होगा। ठीक है, हालांकि हड्डियां जो है वो बहुत बड़े नंबर में और बड़े साइज के अंदर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। वो जो दूसरी पॉइंट, जो बोन्स हैं वो ड्राई नहीं होती, रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। बोन्स जो हैं वो ड्राई, ड्राई का मतलब होता है खुश्क, सख्त स्ट्रक्चर्स नहीं होते जैसे कि वो नजर आ रहे होते हैं। बच्चों बोन्स के हवाले से आपने याद रखना है, दे आर मॉइस्ट लिविंग टिश्यूज। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी वाले। बच्चों बोन्स के अंदर जो है वो तकरीबन 22% से लेकर 31% तक जो है ये वाटर मौजूद होता है। तो आपने जो है वो इस फिगर को जो है वो आप जहन में रखें। ये कोई आप ये समझे कि आपकी बुक की कोई फिगर नहीं है जिसको आपने बोर्ड के हवाले से याद रखना है। ये मैं सिर्फ आपको जनरल एक फिगर बता रहा हूँ कि इतने परसेंट इसके अंदर जो है वाटर मौजूद होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मॉइस्ट है, ये नमी वाले लिविंग टिश्यूज हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।